Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video I will be talking about vibrational Raman spectra. अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हम प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा और उसके बाद जो हमारी वाइब्रेशंस हैं वो कौन सी वाइब्रेशंस हैं जो रमन एक्टिविटी शो करती हैं और कौन सी इनएक्टिव होती हैं वो अभी तक हमने डिस्कस किया था। अभी हम देखेंगे कि वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा दिखता कैसा है। तो जब हम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इसको समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी का एक्सप्रेशन है ही। वो क्या है? ये जिसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है? v प्लस हाफ न्यू बार माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर न्यू बार एक्सी। यहाँ पे जो हमारा ये v है दैट इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, इसकी जो वैल्यूज होती हैं वही 0 1 2 3 और जो न्यू बार है दैट इज बेसिकली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स और जो हमारा यहाँ पे xc है दैट इज एनहार्मोनिसिटी कोफिशिएंट। तो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा को पढ़ने के लिए भी हमारे पास जो वाइब्रेशनल लेवल का एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो है। अब बात आती है सिलेक्शन रूल की। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है हमारा वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए वो सेम है जो हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में था। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या था? सिलेक्शन रूल डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। यही था हमारा सिलेक्शन रूल जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में था एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। वही सेम सिलेक्शन रूल हमारा वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फॉलो होता है और इसमें भी जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी डिमिनिश होती जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी ट्रांजिशन जो मेन हमारी ट्रांजिशन है वो है हमारी ये दो जो हमको वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में मिलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। ठीक है, तो अभी हमें सिलेक्शन रूल पता चल गया। तो अब सिलेक्शन रूल पता चल गया तो हमारे पास पॉसिबल ट्रांजिशंस कौन सी हो गई? एक तो वही जिसको हम फंडामेंटल ट्रांजिशन बोलते हैं v इक्वल 0 से v इक्वल 1, ये हो गई हमारी फंडामेंटल ट्रांजिशन। ठीक है, फिर v इक्वल 0 से v इक्वल 2, ये हो गया हमारा ओवरटोन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक हमारा v इक्वल 1 से v इक्वल 2 होता है जिसको हमने हॉट बैंड बोला था। ये हमने डिस्कस किए थे जब हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था। अब हमें पता है कि जो हमारा रमन स्पेक्ट्रा है तो रमन स्पेक्ट्रा हमारा क्यों आए? इनइलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से। और हम ये देख चुके हैं कि जो स्कैटरिंग है वो काफी कम प्रोबेबिलिटी की है, तो इसीलिए जो हमारा रमन स्पेक्ट्रा होता है उसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी हमारी कम है। तो इसीलिए अगर हम ओवरटोन और हॉट बैंड देखें तो हमने ये पहले भी देखा था कि ओवरटोन और हॉट बैंड की इंटेंसिटी पहले ही कम होती है। तो इसीलिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन दोनों का मिलना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ओवरटोन और हॉट बैंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएंगे नहीं, बट हम बात ये कर रहे हैं कि इन दोनों की इंटेंसिटी पहले ही कम होती है। और जब हम रमन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी रमन स्पेक्ट्रा में जो हमको लाइन ऑब्जर्व होती हैं वो लेस इंटेंसिटी की होती हैं। तो इसीलिए इट इज फ्यूटाइल टू डिस्कस ओवरटोन एंड हॉट बैंड इन वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो इसीलिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल ट्रांजिशन पे रहेगा। फंडामेंटल ट्रांजिशन मतलब वो ये जो नॉर्मल मोड्स की वजह से, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की वजह से हमको ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है इसमें आप 0 से 1 के लिए जो ट्रांजिशन करेंगे उससे आपको आपकी वाइब्रेशन वाली लाइन स्पेक्ट्रा में मिलेगी, मतलब जो इस पर्टिकुलर वाइब्रेशनल लेवल के चेंज को करेस्पॉन्ड करेगी। तो सिमिलरली इसमें आपको स्पेक्ट्रम में
कैसे ऑब्जर्व होगा? एक तो आपकी हो जाएगी एक्साइटेशन वेवलेंथ, जिसको हम रेले स्कैटरिंग बोलेंगे। ये हो जाएगी आपकी एक्साइटेशन वेवलेंथ। ये बेसिकली मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ सेंटीमीटर इनवर्स में। जनरली ये मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, हम यहाँ पे बात करते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की, बट जिस यूनिट में हम उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स है, जो वेव नंबर की यूनिट है। बोलते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपकी हो गई एक्साइटेशन वेवलेंथ, जो डाल के आपने मॉलिक्यूल को एक्साइट किया है। अब जो आपकी 0 से 1 ट्रांजिशन है, ये आपकी ट्रांजिशन हो गई एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन आपको कब ऑब्जर्व होगी? जब फोटोन एनर्जी लूज करेगा, मतलब मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब मॉलिक्यूल फोटोन ने एनर्जी लूज की है, तो वो आपको मिलेगा लो वेव नंबर साइड पे, स्टॉक्स, मतलब लो वेव नंबर साइड पे। और यहां पे आपको मिलेगा एंटी स्टॉक्स, ये हो गया हाई वेव नंबर साइड पे। और यहाँ पे हाई वेव नंबर साइड होने का मतलब क्या है कि फोटोन ने एनर्जी गेन की है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ने एनर्जी लूज की है। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी लूज करने का मतलब है यहाँ पे तो मॉलिक्यूल आया 0 से 1 में, और यहाँ पे आया है 1 से 0 में। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब हमने रोटेशन में देखा था तो हमने यही बात की थी कि दोनों तरफ स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स की जो इंटेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है, बिकॉज रोटेशनल लेवल्स, हायर रोटेशनल लेवल्स आर आल्सो पॉपुलेटेड। तो इसीलिए जितनी प्रोबेबिलिटी नीचे से ऊपर जाने की है, उतनी ही पॉपुलेशन आपको ऊपर से नीचे जाने वाली मिल जाएगी। तो दोनों तरफ की जो इंटेंसिटी रहती है वो कंपेरेबल रहती है। बट जब हम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 0 आने के लिए जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है नॉर्मल टेम्परेचर्स पे। ये हम पहली वीडियोस में देख चुके हैं कि जब हम वाइब्रेशनल लेवल्स की बात करते हैं तो जो नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं उन पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है वो ग्राउंड स्टेट पे ही पाई जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती जाती है। तो इसीलिए वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में जो एंटी स्टोक्स वाली लाइंस हैं वो आपको बहुत फेंट मिलेगी, बिकॉज 1 से 0 पे आने के लिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, और 0 से 1 वही जो आपका नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से ऊपर गया। तो इसीलिए स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी हाई रहेगी और एंटी स्टोक्स काफी ज्यादा फेडेड रहेंगी। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात सिंपल है, सपोज ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, जैसे लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ही नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो ये तो आ गई आपकी एक्साइटेशन वेवलेंथ। अब उस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फंडामेंटल ट्रांजिशन होगी वो सपोज आपको यहां पे एक लाइन मिल गई, ठीक है, तो ये ही जो यहां से यहां तक की आपकी दूरी है, बेसिकली ये डेल्टा ई, यही डेल्टा ई आपका बेसिकली क्या है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन वेव नंबर। मतलब इस एक्साइटेशन वेवलेंथ से जितनी दूरी पे आपको आपकी कोई भी एक लाइन मिली है जो ऑब्वियसली इस फंडामेंटल ट्रांजिशन को करेस्पॉन्ड कर रही है, अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये जो आपका डिफरेंस है, ये जो चेंज है, यही बेसिकली आपका वेव नंबर है विच इज करेस्पॉन्डिंग टू दैट फंडामेंटल ट्रांजिशन। और सिमिलरली आपको एंटी स्टोक साइड में मतलब एक मिरर इमेज मिलेगी, उस मिरर इमेज में जो आपकी ऑब्वियसली जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम होगी, बट दोनों तरफ आपको लाइन मिलेगी, एक स्टोक साइड में एक एंटी स्टोक साइड में। स्टोक्स वाली काफी ज्यादा इंटेंस होगी, ये वाली फेडेड होगी, और ये करेस्पॉन्ड करेगी आपकी फंडामेंटल ट्रांजिशन को। और ये जो आपका डेल्टा होगा, डेल्टा ई दोनों तरफ, ये आपका सेम ही होगा, ठीक है। तो ये बात रही हमारी वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की। इसमें मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अगर हम क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल की बात करें, CHCl3 मॉलिक्यूल, तो CHCl3 मॉलिक्यूल में अगर आप नंबर ऑफ एटम्स देखें तो 5 हैं, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका नॉन लीनियर है। तो इसमें जो आपके नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है
वो आपके कितने हो जाएंगे 3n-6, तो इसका मतलब ये हो गया आपके 9। ठीक है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का रमन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक्साइटेशन वेवलेंथ से लेफ्ट में 9 या राइट में 9, मतलब दोनों तरफ आपको नो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लाइंस मिलनी चाहिए। बट दिस मॉलिक्यूल इज सफिशिएंट सिमेट्री। अगर CHCl3 की हम बात करें तो इसके अंदर अच्छी खासी सिमेट्री है। उसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो लाइंस 9 मिलनी चाहिए वो आपको सिर्फ 6 मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी 6 लाइंस डीजेनरेट रहती हैं। जैसे हमने CO2 में देखा था ना कि आपका बॉन्डिंग बेंडिंग मोड डीजेनरेट रहता है, ऐसे इसमें जो 3 मोड्स हैं, जो आपके 9 मोड्स होने चाहिए थे, उसमें से जो आपके 3 मोड्स हैं दे आर डबली डीजेनरेटेड। ठीक है, तो 9 मोड्स में से 3 मोड्स आपके डबली डीजेनरेट हो गए। उसकी वजह से आपके पास कितने मोड्स बचे? 6 मोड्स। तो CHCl3 में बेसिकली 6 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन रह जाते हैं जो आपको ऑब्जर्व होते हैं। और जब आप CHCl3 का स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रमन स्पेक्ट्रा में भी 6 लाइंस मिलती हैं, और जब आप IR स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इसका देखते हैं, उसमें भी आपको 6 लाइंस उसी वेव नंबर पर ऑब्जर्व होती हैं। तो आप इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं? हमने लास्ट वीडियो में एक पढ़ा था रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो आपको 6 लाइंस रमन स्पेक्ट्रा में भी मिली और 6 लाइंस आपको IR स्पेक्ट्रा में भी मिली। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जनरली हमको पता भी है क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर CHCl3 का, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो पर हम रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन से भी ये बात बता सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रम में भी आपको 6 लाइंस मिली है, IR में भी 6 मिली है, तो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें 6 लाइन और इसमें भी 6 लाइन मिले, इसमें 6 लाइंस मिलती है और इसमें 5 लाइंस मिलती है। ऐसा भी हो सकता था कि एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन रमन एक्टिव और IR इनएक्टिव हो, तब भी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं ही होती। बट ये एक ऐसा केस है CHCl3 का जिसमें 6 नॉर्मल मोड्स, टोटल 9 है, 3 डबली डीजेनरेट है, तो 6 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बचे। उन 6 के 6 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन सारे के सारे रमन एक्टिव भी हैं और सारे के सारे IR एक्टिव भी हैं। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि जब भी हम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो एक तो हमें एक्साइटेशन वेवलेंथ वाली लाइन मिल जाएगी अपने स्पेक्ट्रा में, और लेफ्ट और राइट में हमें स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। और अभी के लिए हमने बेसिकली ओवरटोन्स और हॉट बैंड को कंसीडर नहीं किया है बिकॉज वो काफी कम इंटेंस हैं। ठीक है, तो अभी हमने वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा देखा। अभी हम इसके अंदर एक चीज और डाल देते हैं, रोटेशन फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली अब हम किस पे पहुंच गए? रो वाइब्रेशनल पे, मतलब वाइब्रेशनल और रोटेशन दोनों एक साथ, जो कि होगा भी, मतलब ये आपको एक साथ ही मिलेंगे। तो अगर हम रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर की भी बात करने लगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में, तब होता क्या है कि जो आपका रमन स्पेक्ट्रा आपको मिलता है वो आपका अनरिजॉल्व्ड ही रहता है। मेजरली जो भी मॉलिक्यूल्स का आप रमन स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे दैट विल बी अनरिजॉल्व्ड। तो इसका मतलब क्या है कि रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्पेक्ट्रा मिला, उस स्पेक्ट्रा में आपको ऐसे बैंड मिल जाएगा, मतलब जो आपकी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की वजह से स्पेक्ट्रल लाइन आई है वो आपको इन फॉर्म ऑफ बैंड मिलेगी, रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर में रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। तो मेजरली मॉलिक्यूल्स में आपको ऐसा ही मिलेगा। तो इसीलिए जनरली हम
रो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं। सिर्फ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपको रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। तो इसीलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ही हम रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर पढ़ पाते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वही डिस्कस करेंगे। वैसे ज्यादा कुछ नया है नहीं, हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बट एक बार बस देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। वैसे अप्लाई करना भी आपको आता ही है, हमको बस क्या पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा अभी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन इसको वेव नंबर में ही करते हैं, J आ जाएगा, V आ जाएगा। तो वही V प्लस हाफ न्यू बार माइनस V प्लस हाफ स्क्वायर न्यू बार XC प्लस BJ J प्लस 1, ये और आपका ऐड हो जाएगा। और वही हमको पता है V बेसिकली 0 1 2 3, और जो आपका J है वो आपका वही 0 1 2 3। और हम ये स्पेसिफिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन है, चाहे आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो, लीनियर, सिमेट्रिक डोप, एसिमेट्रिक डोप, स्फेरिकल डोप, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ये सबके लिए वैलिड है। बट अभी हमने बात की कि जब हम रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जब हमको स्पेक्ट्रा में मिला ही नहीं, बैंड की फॉर्म में ही मिला, तो हम ये करके क्या ही करेंगे। तो हम ये स्पेसिफिकली अभी डायटोमिक के लिए ही देख रहे हैं। ठीक है, तो डायटोमिक मतलब वही लीनियर का ही तो हिस्सा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल लीनियर ही होगा। तो हमने प्योर रोटेशनल के वक्त लीनियर मॉलिक्यूल को डिटेल में पढ़ा था। तो हमें क्या पता है, सिलेक्शन रूल लीनियर मॉलिक्यूल प्योर रोटेशन का, वो क्या था, डेल्टा J 0 प्लस माइनस 2। 0 तो बेसिकली वही रेले, तो प्लस माइनस 2। ठीक है, और वही कौन सी ट्रांजिशन बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे, 0 से 1 और वही 1 से 0। ठीक है, 0 से 1 हमारी वही स्टॉक्स हो जाएगी और 1 से 0 हमारी एंटी स्टॉक्स हो जाएगी। और हमने जो टर्मिनोलॉजी, जो हम नोमेनक्लेचर बेसिकली यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, O P Q R S। ठीक है, Q तो हमारा 0 के लिए रहता है, जिसको हम यहाँ पे रेले से डिफाइन करते हैं। P हमारा -1, ये +1, ये +2, ये -2। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली नोमेनक्लेचर है जो हम फॉलो करते हैं। तो उसी बेसिस पर हम क्या केसेस बना सकते हैं। अब देखिए, आपका ये स्पेक्ट्रा है। अब आपको यहां पे ये हो गई आपकी एक्साइटेशन वेवलेंथ। अब आप देखिए, इस एक्साइटेशन वेवलेंथ के आसपास एक तो आपको ऐसी लाइंस दिखेंगी, और अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये लाइंस क्या हैं। बेसिकली ये आपकी हो गई एक्साइटेशन वेवलेंथ। अभी तक हमने वाइब्रेशन नहीं बनाया, ये आपकी एक्साइटेशन वेवलेंथ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रो वाइब्रेशनल, मतलब हम यहाँ पे रोटेशन फाइन स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। अभी जब भी मैंने 5 मिनट पहले जो स्पेक्ट्रा बनाया था, उसमें मैंने ये वाली लाइंस नहीं बनाई थी, बिकॉज उसमें मैं स्पेसिफिकली सिर्फ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बात कर रहा था, वहां पे मैंने रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। बट अभी हम यहाँ पे लो वाइब्रेशनल की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है, एक्साइटेशन वेवलेंथ के पास आपको ये वाली लाइंस ऑब्जर्व होंगी। और ये लाइंस क्या है, ये लाइंस दे आर नथिंग बट बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जब हमने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो ऐसे ही तो बनाया था कि आपकी एक एक्साइटेशन वेवलेंथ है और उसके पास आपको लेफ्ट और राइट में रोटेशनल लाइंस मिली हैं, जो कि हमने स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स बोली थी। तो जब हम यहाँ पे भी इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक्साइटेशन वेवलेंथ देंगे तो ये पार्ट तो आपको ऑब्जर्व होगा ही होगा। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल की। डायटोमिक मॉलिक्यूल में इसका मतलब आपके नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशनल नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो आपके कितने हैं 6 - 5, इसका मतलब 1। तो सिर्फ एक नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, वो भी मैंने 5 मिनट पहले बनाया भी था स्पेक्ट्रम में, बट हम यहाँ पे उसको रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। तो आप ये समझिए नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन 1 है, तो एक्साइटेशन वेवलेंथ से कुछ दूरी पे लेफ्ट में और राइट में वो आपको फंडामेंटल ट्रांजिशन मिलेगी। जो ये नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसकी फंडामेंटल ट्रांजिशन 0 से 1 वाली आपको मिलेगी। तो ये तो है आपका एक्साइटेशन वेवलेंथ का रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं जो वाइब्रेशनल मोड की वजह से आपको जो ट्रांजिशन मिली है, तो ये आप समझिए ये भी स्टोक्स एंटी स्टोक्स ही है एक तरीके से। बट अभी तक इस स्टोक्स और एंटी स्टोक्स में कोई भी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन नहीं है। ये आपकी नॉर्मल एक्साइटेशन वेवलेंथ है, रेले स्कैटरिंग, और ये आपका रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर है। अभी तक इसमें आपकी ये नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की ट्रांजिशन नहीं आई है, ठीक है। अब जब हम इस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे तब क्या होगा, तब सपोज अभी मैंने क्या बात की थी कि उसकी दूरी सपोज यहां पे है, मतलब ये है आपकी वो लाइन, ठीक है। तो ये जो आपकी एनर्जी हो गई, ये तो होगी आपकी फंडामेंटल ट्रांजिशन के लिए जो आपका वेव नंबर है वो ये हो गया, ठीक है। और ये वो आपकी लाइन हो गई, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये वो लाइन है जिसके लिए v आपका चेंज हुआ है 0 से 1 में, और जो आपका डेल्टा j है वो आपका 0 ही है। v 0 से 1 हुआ है और डेल्टा j 0 है, वो आपकी ये वाली लाइन है। और जब आपका डेल्टा j +-2 होगा, ठीक है, +-2 होगा, तो +2 होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गया है, इसका मतलब फोटोन ने एनर्जी लूज की है। तो आपका इधर एक स्ट्रक्चर बनेगा और एक स्ट्रक्चर आपका इधर बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये बेसिकली आपका पूरा एक्साइटेशन वेवलेंथ है और ये आपका स्टोक्स है किसका, इस फंडामेंटल, इस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फंडामेंटल ट्रांजिशन का 0 से 1। और सिमिलरली आपका इधर एक एंटी स्टोक्स भी होगा और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ऑब्वियसली कम होगी। और ये आपका क्या है, ये आपका 1 से 0 वाला है, ठीक है। तो अभी मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये एंटी स्टोक्स 1 से 0 है और ये आपका स्टोक्स है 0 से 1। और 0 से 1 में भी तो अब आपकी 3 कंडीशन है ना, जब आप रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेल्टा j 0 और +-2। तो जो डेल्टा j 0 है वो आपका ये है, जो डेल्टा j आपका +-2 है वो आपका लेफ्ट और राइट में बना है, ठीक है। अब आप देखिए अभी तक मैंने OPQRS जो बनाया था उसकी बात नहीं की है, तो अब हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे। तो जो आपका ये 0 से 1 हुआ है और जो डेल्टा j 0 है, ये आपकी कौन सी पोजीशन है, जो आपकी है OPQ, Q ब्रांच बेसिकली, ठीक है। अब आप देखिए, आप जनरली सोचेंगे कि ये O हो जाना चाहिए और ये हो जाना चाहिए आपका S, क्योंकि ये बना है -2 के लिए, बना है +2 के लिए, पर ऐसा नहीं है। ये -2 के लिए नहीं बना है, ये बना है +2 के लिए। यही बेसिकली एक रमन स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे जो हम लाइंस बना रहे हैं वो हम बेसिकली जो हमने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है उसके बेसिस पे बना रहे हैं। ये हमारा इंसिडेंट फोटोन है, उसने जो एनर्जी लूज करी है और उसने जो एनर्जी गेन की है। तो अब आप देखिए जो हमारा ये OPQRS ये जो डिफाइंड है, ये हमारा है जो मॉलिक्यूल के लेवल्स चेंज हो रहे हैं +2 से +1 से या फिर -1 या -2, उसके बेसिस पे डिफाइंड। बट यहाँ पे जो है ये हम बना रहे हैं फोटोन का
जो इंसिडेंट फोटोन का जो वेव नंबर है उसके बेसिस पे। तो आप देखिए जो ये इधर स्टोक्स हम ड्रॉ करते हैं, स्टोक्स बेसिकली जब फोटोन ने एनर्जी लूज की है, तो फोटोन ने एनर्जी लूज की है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ने गेन की है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्प्शन किया है। तो एब्जॉर्प्शन करने का मतलब है ये वाली जो पार्ट है ये है डेल्टा जे प्लस 2, और डेल्टा जे प्लस 2 होने का मतलब है दिस इज नॉट ओ, दिस इज एस। ये जनरली कंफ्यूजन मुझे रहता था कि हमने s यहाँ पे लेफ्ट में क्यों बनाया है, क्योंकि दिमाग में वही रहता है कि s तो +2 के लिए है, बट यहाँ पे हम स्टोक्स और एंटी स्टोक्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आपका s है, और जो आपकी मिडिल वाली है जो बेसिकली 0 है ये आपकी q ही है। और जब आप इधर राइट साइड में बात करेंगे तो ये आपका एंटी स्टोक्स है। एंटी स्टोक्स का मतलब क्या हुआ कि फोटोन ने एनर्जी गेन की है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ने एमिट की है। इमिशन का मतलब हो गया -2, तो -2 इसका मतलब ये आपका O ब्रांच है, तो इसीलिए ये राइट साइड ये O है, ये S है और ये Q है। और सिमिलरली, और ये जो बेसिकली पूरा आया ये आपका नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फंडामेंटल ट्रांजिशन है। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का एक है उसकी जो फंडामेंटल ट्रांजिशन है 0 से 1, ये उसका स्टोक्स है पूरे का। इसी की आपको एक इधर मिरर इमेज भी मिलेगी जो एंटी स्टोक्स है, उसी नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का 1 to 0, और ये आपका जो बीच में है ये आपका है एक्साइटेशन वेवलेंथ। तो ये बेसिकली आपका रो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रा ऐसा कुछ दिखेगा अगर आपको एक बिल्कुल कंप्लीट स्पेक्ट्रा मिलता है। So this is the whole spectra that you will get if you will study low vibrational Raman spectra of a diatomic molecule, जिसमें आपने ओवरटोन और हॉट बैंड्स को भी इग्नोर कर दिया है, सिर्फ you are considering this fundamental transition 0 to 1। ठीक है, तो आप देखिए जनरली ऐसा तो होगा नहीं कि हम सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल ही पढ़ रहे हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं डायटोमिक से अलग जो बेसिकली मेन हमारा कंसर्न है पढ़ने का। तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो उनका जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा वो अनरिजॉल्व्ड ही मिलेगा, लेकिन आपको ये है कि उससे ये तो पता चल ही जाता है कि किस वेव नंबर पे आपको मिला है। बस आप अनरिजॉल्व्ड होने की वजह से ज्यादा डेटा की स्टडी नहीं कर पाएंगे, बट और भी तरीके हैं जिनसे हम वो चीजें पढ़ते हैं। बट आप ये जरूर देख पा रहे होंगे कि ये सब चीजें जो हमने अभी स्टडी करी हैं, बात वही है कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है कि आप कितना समझ पाए हैं और उस बेसिस पे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे अभी जैसे हमने ये बनाया तो इसमें रोटेशन का हमने सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट इतना कंसीडर नहीं किया, तो बेसिकली ये हम एक रफ इमेज अपने दिमाग में तैयार करते हैं कि मॉलिक्यूल ऐसा है, स्पेक्ट्रा ऐसा होना चाहिए, तो उसी बेसिस पे हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अभी हमने लो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा देखा। अभी इस वीडियो के लिए जो लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा वो है आपकी स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। लास्ट वीडियो में जब हमने प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था तो उसमें हमने यही देखा था कि जो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है उसका जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड बनता है वो आपका स्फेरिकल ही होता है। ठीक है, स्फेरिकल जो है तो रोटेट जब भी होता है तो ऐसा कोई भी रोटेशन नहीं है जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की साइज, शेप या डायरेक्शन को चेंज कर सके व्हाइल रोटेशन। तो इसीलिए स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल का प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमको ऑब्जर्व नहीं हुआ था, बट जब हम स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है उसके जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के वक्त साइज, शेप और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड इज चेंजिंग। और वैसे ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बताने के लिए बता देता हूं। जैसे एग्जांपल ही आप सुन लीजिए, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में हमने देखा है CH4 है, ये बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप का होता है।
और इसका जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड बनेगा वो आपका बिल्कुल एक परफेक्ट स्फीयर होगा, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल की अगर हम एक पर्टिकुलर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो वो है जैसे सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेच बेसिकली हमने CO2 में भी देखा है, एक साथ स्ट्रेच होना, एक साथ कंप्रेस होना। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, जो CH4 के चारों आपके CH बॉन्ड्स हैं वो एक साथ स्ट्रेच होते हैं, एक साथ कंप्रेस होते हैं। तो उस पर्टिकुलर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के वक्त क्या होता है, जो आपका पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है वो तो स्फेरिकल ही रहता है। मतलब जब आपका सिमेट्रिक स्ट्रेच ये CH4 परफॉर्म करेगा उस समय आपकी पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की शेप चेंज नहीं होगी। ये पहले भी परफेक्टली स्फेरिकल था, बाद में भी परफेक्टली स्फेरिकल रहेगा, बट वही स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन की वजह से इसका जो साइज है वो घटेगा बढ़ेगा, मतलब बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, लेकिन रहेगा स्फेरिकली। तो इस पर्टिकुलर फेनोमेना को, मतलब इस पर्टिकुलर चीज की वजह से, अब देखो यहाँ पे आपका साइज तो चेंज हुआ है ना, तो इसीलिए ये जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ये बेसिकली आपकी रमन एक्टिव होती है, ठीक है। और ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको रमन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होती है, और जो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्जर्व होती है इसको बोलते हैं ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी। जरूरी नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा, बट ये इसमें थोड़ी जानने वाली चीज है कि स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल एक तो रमन एक्टिव होते हैं। जनरली हमने स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स का यही देखा था कि इनका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं होता है, तो एक तो यही सबसे बड़ी काम की बात है कि स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर रमन, मतलब अगर हम वाइब्रेशनल रमन की बात कर रहे हैं, दे आर वाइब्रेशनल रमन एक्टिव, क्योंकि कुछ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऐसे हैं जो रमन एक्टिव हैं, तो इसीलिए उन नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के करेस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रम में लाइन ऑब्जर्व होती है। और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली सिमेट्रिक स्ट्रेच की बात करें तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फिनोमेना कि स्फेरिकल शेप चेंज नहीं हो रही है, बस वो स्फेरिकल शेप छोटी बड़ी हो रही है, दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी। So that's all for this video. In the next video I think we will wrap up with Raman spectroscopy, and next video is very important because in that video we will basically be discussing the practical aspect of Raman spectroscopy. तो हम इसको बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंपैरिजन के बेसिस पे देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं यूजिंग Raman spectroscopy. So that's all for this video. Thank you so much for watching this video.